नमस्कार। सोचिए एक ऐसे सुल्तान के बारे में जो एक तरफ तो नहरें, अस्पताल और शहर बनवा रहा है और दूसरी तरफ जाने अनजाने में अपने ही साम्राज्य के पतन की कहानी भी लिख रहा है। जी हाँ, ये कहानी है फिरोज शाह तुगलक की। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसकी विरासत जितनी शानदार है उतनी ही उलझी हुई भी। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पड़ताल में हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उन्हें विरासत में मिला क्या था, एक बिखरता हुआ साम्राज्य। फिर जानेंगे उनके उन जबरदस्त कल्याणकारी कामों के बारे में जिन्होंने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया। इसके बाद हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, उनकी कट्टरता और कुछ चीज़ों पर उनकी निर्भरता। हम ये भी समझेंगे कि कैसे उन्हीं के फैसलों ने सल्तनत की नींव को कमज़ोर कर दिया, और आखिर में हम देखेंगे कि इतिहास उनके बारे में क्या फैसला सुनाता है। तो चलिए कहानी शुरू होती है पहले हिस्से से, विरासत में मिला संकट। जब फिरोज शाह तुगलक को गद्दी मिली ना, तो वो कोई फूलों का ताज नहीं था, बल्कि कांटों से भरा एक ऐसा ताज था जिस पर पूरे साम्राज्य के बिखरने का बोझ था। साल था 1351 और दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। वजह उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी नीतियों ने पूरे साम्राज्य में एक आग सी लगा दी थी। हर तरफ से बगावत की आवाजें उठ रही थीं और सल्तनत ढहने की कगार पर खड़ी थी। तो मिला क्या था उन्हें विरासत में? एक खाली खजाना, एक पूरी तरह से टूट चुका एडमिनिस्ट्रेशन और एक सेना जो गुस्से में थी। जो अमीर थे, मतलब सल्तनत के पावरफुल सरदार, वो भी नाराज थे, और आम जनता वो तो बगावत पर उतर आई थी। मतलब ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक तरह से एक नामुमकिन मिशन था। तो ऐसे में फिरोज शाह ने क्या किया, और यहीं पर उनकी समझदारी नजर आती है। उन्होंने तलवार से नए इलाके जीतने की बजाय जो कुछ बचा था उसे जोड़ने और संभालने पर ध्यान दिया। उनका मकसद था कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन नहीं, और इसके लिए उन्होंने उस वक्त के 2 सबसे ताकतवर ग्रुप्स को अपने साथ लिया। एक थे उलेमा यानी धर्मगुरु, और दूसरे थे अमीर यानी बड़े बड़े सरदार। और इसी कोशिश से, यानी साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश से, उनके दौर का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वो हिस्सा जिसने उन्हें एक वेलफेयर सुल्तान यानी एक कल्याणकारी सुल्तान का नाम दिया। अब उनके इन कल्याणकारी कामों में जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी काम था, वो था नहरों का जाल बिछाना। सोचिए, उन्होंने यमुना और सतलुज जैसी बड़ी बड़ी नदियों का पानी सीधे खेतों तक पहुंचा दिया, और इसका नतीजा जबरदस्त, सिंचाई का एरिया बढ़ गया, लाखों एकड़ नई जमीन पर खेती शुरू हो गई, और देखते ही देखते पैदावार इतनी बढ़ी कि सल्तनत में फिर से खुशहाली आने लगी। ये एक असली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था। लेकिन बात सिर्फ नहरों तक ही नहीं रुकी। अरे फिरोज शाह ने तो जैसे कंस्ट्रक्शन की झड़ी लगा दी। हिसार, जौनपुर जैसे कितने ही नए शहर बसाए, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए, गरीबों, विधवाओं, अनाथों के लिए अलग से डिपार्टमेंट्स बनाए, पढ़ने पढ़ाने के लिए मदरसे और मुसाफिरों के लिए सराएं। मतलब एक पूरा वेलफेयर स्टेट का ढांचा खड़ा कर दिया। और हाँ, उन्हें इतिहास की भी बहुत कदर थी, तभी तो उन्होंने सम्राट अशोक के पुराने स्तंभों को बड़ी इज्जत के साथ दिल्ली लाकर लगवाया। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि फिरोज शाह एक आइडियल रूलर थे, है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और फिरोज शाह के केस में ये दूसरा पहलू उनकी कल्याणकारी छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। यही वो नीतियां थी जो आगे चलकर उनके दौर की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। ये कंट्राडिक्शन या विरोधाभास सबसे साफ दिखता है उनकी टैक्स पॉलिसी में। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे मुश्किल टैक्स खत्म कर दिए, उन्हें बड़ी राहत दी, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स इतनी सख्ती से लागू किया जितनी सख्ती से पहले कभी नहीं किया गया था। असल में उनका पूरा राजकाज अब उलेमा यानी धर्मगुरुओं की सलाह और शरिया कानून के हिसाब से ही चल रहा था। और फिर आता है एक और बड़ा पहलू, उनका दासों को लेकर एक अलग ही जुनून। फिरोज शाह ने 1-2 नहीं, 10-20 हजार नहीं, पूरे 1,80,000 दासों की एक फौज बना दी। और सिर्फ फौज नहीं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी बड़ी पोस्ट्स दी, यहां तक कि दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। और ये डिपार्टमेंट धीरे धीरे सल्तनत के भीतर ही एक पैरेलल पावर सेंटर बन गया।
और जैसा कि मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्रा कहते हैं, ये पॉलिसी सल्तनत के लिए एक फेटल मिस्टेक, एक बहुत बड़ी घातक भूल साबित हुई। दासों पर इतनी ज्यादा निर्भरता ये स्टेट के लिए बहुत भारी पड़ी और इसने सल्तनत की नींव में ही दरारें डालनी शुरू कर दी थीं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। फिरोज शाह ने जाने अनजाने में अपनी ही नीतियों से सल्तनत के पतन के बीज बो दिए थे। उन्होंने जो इमारत खड़ी की वो ऊपर से तो बहुत शानदार दिख रही थी, लेकिन उसकी नींव वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। चलिए मिलिट्री की बात करते हैं। इस मामले में फिरोज शाह की दिलचस्पी जीरो थी, बिल्कुल नहीं। नतीजा क्या हुआ? आर्मी पर सुल्तान का कंट्रोल ढीला पड़ गया। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमीरों यानी अपने सरदारों पर डिपेंड रहने लगे और इससे वो सरदार और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। और शायद सबसे बड़ी गलती, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ही तय नहीं किया। मतलब ये पहले से तय था कि उनके जाने के बाद गद्दी के लिए घमासान मचेगा। सतीश चंद्रा का ये एनालिसिस पूरी पिक्चर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, धार्मिक कट्टरता ने समाज को बांटा, दासों पर हद से ज्यादा निर्भरता ने एक पैरेलल अनस्टेबल सिस्टम खड़ा कर दिया, अमीरों को ज्यादा पावर देने से सेंटर कमजोर हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन में जो ढील दी गई उससे करप्शन और इनएफिशिएंसी मतलब भ्रष्टाचार और अकुशलता दोनों बढ़ गए। तो इन सब बातों के बाद, अच्छा बुरा दोनों पहलू देखने के बाद, हम पहुंचते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इतिहास फिरोज शाह तुगलक को किस तरह याद रखे। उनकी लेगेसी, उनकी विरासत ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ है वो परोपकारी सुधारक जो नहरें बनवा रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और सिक्के के दूसरी तरफ एक कमजोर शासक जिनकी धार्मिक कट्टरता और दूसरी नीतियों ने धीरे धीरे पूरे साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया। और शायद यही इतिहास का आखिरी फैसला भी है कि फिरोज शाह की नीतियों ने सल्तनत को शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो दी, कुछ वक्त का आराम तो दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्होंने सल्तनत के पतन को पक्का कर दिया। उनके अच्छे कामों का असर टेम्पररी रहा, लेकिन उनकी गलतियों का असर वो परमानेंट साबित हुआ। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि फिरोज शाह की नीतियां सल्तनत के लिए दवा थीं या फिर एक ऐसा मीठा जहर जो ऊपर से तो अच्छा लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर रहा था। और शायद इसी सवाल का जवाब उनकी इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को हमेशा जिंदा रखेगा।